तो देखो बेटा, अब अपन स्टार्ट करते हैं सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अपनी जो रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला अपन ने कंप्लीट कर लिया nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूँ मैं। तो सम अदर एग्जांपल्स of first order reaction। ठीक है, तो अब इसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन है अपनी सीक्वेंस रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है सीक्वेंस रिएक्शन, क्रमागत अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस रिएक्शन की अपन बात करें तो सीक्वेंस रिएक्शन अपने पास जैसे रिएक्टेंट अपना ए से फॉर्म हो रहा है आपका बी से फॉर्म हो रहा है आपका सी और सी से फॉर्म हो रहा है आपका डी। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये अपने पास सीक्वेंस रिएक्शन है। इस स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K1, इस स्टेप के लिए K2, इस स्टेप के लिए K3। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका वो एक सीक्वेंस से फॉर्म हो रहा है। A से B बन रहा है, फिर B से C फॉर्म हो रहा है, C से D फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है उसमें आप देखोगे कि कुछ रिएक्शंस क्या होती है वहां पर सीक्वेंस रिएक्शन। ठीक, अब इसमें अपन बात करें जैसे अपनी ये वाली स्टेप है A to B। ठीक है, तो इस वाले स्टेप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस स्टेप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो इस स्टेप के लिए देखो रिएक्टेंट कौन है अपना -A और प्रोडक्ट क्या है B, तो -dA/dt और प्रोडक्ट है अपना B तो +dB/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो रेट कांस्टेंट है K1 और रिएक्टेंट कौन है A, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक, ये हो गई अपनी फॉर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है B2C। तो B2C के लिए देखो रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर B क्या है रिएक्टेंट, तो -dB/dt इज इक्वल टू +dC/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है B, तो ये मिला अपने को अकॉर्डिंग टू रेट लॉ K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, और स्टेप थर्ड की अगर अपन बात करें तो यहाँ फॉर्म हो रहा है C2D। ठीक है, तो C2D, तो इसमें रिएक्टेंट अपना C तो -dC/dt इज इक्वल टू +dD/dt इज इक्वल टू K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो ये हो गई अपनी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये अपनी कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, 3 स्टेप में। तो इन पर्टिकुलर स्टेप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये अपने पास आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये जो आपका रिएक्टेंट A है, ठीक है, ये ओनली क्या हो रहा है डिकम्पोज, ओनली डिकम्पोज। ठीक है, ये फॉर्म नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है डिकम्पोज। और आपका जो D है ये D क्या हो रहा है ओनली फॉर्म, मतलब
ए केवल बिगड़ रहा है और डी केवल बन रहा है, ठीक है। लेकिन बी और सी जो है, बी आपका बिगड़ भी रहा है और बन भी रहा है। मतलब ए टू बी जब फॉर्म हो रहा है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ए टू बी, तो इसमें तो बी क्या हो रहा है, फॉर्म, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है बी टू सी, तो इसमें बी आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो बी आपका फॉर्म भी होगा और बी आपका डिकम्पोज भी होगा। उसी प्रकार से जो सी है, इस स्टेप में तो क्या हो रहा है, फॉर्म, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डिकम्पोज, ठीक है। तो ये बी जितना फॉर्म होगा उससे कम ही डिकम्पोज होगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना फॉर्म हुआ उससे ज्यादा ये डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि जितना बन ही नहीं रहा उससे ज्यादा फिर कैसे डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो अपन बात करें, तो रिजल्टेंट अगर अपन बात करें या इसको अपन देखें, जैसे ये x तो फॉर्म हुआ और y क्या हुआ, डिकम्पोज, मतलब x मोल फॉर्म हो गया और y मोल क्या हो रहा है, डिकम्पोज, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। मतलब b और c की फॉर्म होने की रेट ज्यादा होगी और डिकम्पोज होने की रेट क्या होगी, कम। अगर मैं ये कहूं x माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब फॉर्म तो 2 मोल हो रहा है, ठीक है, और डिकम्पोज 3 मोल हो रहा है, तो 1 मोल कहां से आएगा, पॉसिबल है क्या ऐसा, नहीं। तो देखो अब अपने को बताना है कि B के फॉर्म होने की रेट कितनी है। मतलब रिजल्टेंट ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये भी रिजल्टेंट क्या हो रहा है, फॉर्म। तो रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इट मीन्स प्लस dB बाई dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इट मीन्स प्लस dC बाई dt इज इक्वल टू, तो देखो ये अपना यहां पर तो B क्या हो रहा है, फॉर्म, तो यहां पर B के फॉर्म होने की रेट कितनी है, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहां पर B क्या हो रहा है, डिकम्पोज, तो डिकम्पोज होने की रेट कितनी है, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इट मीन्स X की वैल्यू कितनी है ये, और Y की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। तो इतना तो K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये तो B क्या हो रहा है, फॉर्म, ठीक है, और माइनस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इतना क्या हो रहा है, डेस्ट्रॉय। तो ये हो गई रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ठीक। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो देखो C सेकंड स्टेप या सेकंड इक्वेशन में तो क्या हो रहा है, फॉर्म, और थर्ड में क्या हो रहा है, डेस्ट्रॉय, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में कितना फॉर्म हुआ, ये K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और माइनस डेस्ट्रॉय कितना हो रहा है, K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। तो अपने को इसमें से कोई स्टेप ये पूछ सकता है, ठीक है। और अगर अपन A की बात करें तो A के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि A ओनली क्या हो रहा है, डेस्ट्रॉय, ठीक है। और D की अगर अपन बात करें तो D ओनली क्या हो रहा है, फॉर्म, तो D के लिए आपका यही रहेगा। इट मीन्स अगर मैं A की बात करूं, रिजल्टेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, रिजल्टेंट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ठीक है जी। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A, तो ये कितना मिलेगा अपने को, माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A,
और इसके अगर अपन बात करें तो ये मिलेगा अपने को प्लस डी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी इज इक्वल टू K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो ये 4 स्टेप हो गई इनकी फॉर्मेशन और डिसोसिएशन रेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई अपनी सीक्वेंस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड रिएक्शन अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन अपने पास A2B और B2A। ठीक, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K-1, या इसको आप K2B मान सकते हो। तो K1 और K-1 या K1 K2। ठीक है, अब बात करें T इज इक्वल टू 0 टाइम की, तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन A टू T टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन है T टाइम। तो T टाइम पर अगर अपन बात करें तो देखो A टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A। ठीक है, अब जब अपन फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो A क्या हो रहा है आपका, डेस्ट्रॉय हो रहा है। तो कितना डेस्ट्रॉय हुआ ये मान लिया अपन ने Y। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए A माइनस Y। तो ये Y क्या हो गया डेस्ट्रॉय और B कितना फॉर्म हो गया Y। ठीक है, लेकिन जब अपन बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन में A क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है और B क्या हो रहा है डेस्ट्रॉय। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई, या अपन यो बोल सकते हैं इसके Y मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है B में। तो इसके Y मोल क्या हो गए कम और इसके कितने मोल फॉर्म हो गए Y। ठीक है, अब Y मोल में से इसके Z मोल वापस किस में कन्वर्ट हो गए A में। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा A आपका फॉर्म होगा कितना फॉर्म हुआ Z और B आपका क्या होगा डेस्ट्रॉय। तो कितना डेस्ट्रॉय हुआ Z, जैसे अभी अपन ने बात करी थी सीक्वेंस रिएक्शन की। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A माइनस Y माइनस Z और ये Y माइनस Z। अब ये जो रिजल्टेंट चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है आपका, इसको मान लिया मैंने X। कितना मान लिया X। तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई A माइनस X और यहाँ पर कितनी हो गई X। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया दूँ मैं। इट मीन्स X अपने पास क्या है रिजल्टेंट चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी हो गई A माइनस एक्स और उसकी हो गई X। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी अपन ने A माइनस एक्सी और इसकी कितनी X। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू प्लस DB बाई DT इज इक्वल टू DX बाई DT। ओके,
और एक अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज में लेते हैं। ओके, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास है dxy dt। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है अपने पास, dxy dt। ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो अभी अपन ने देखा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है A2B, इसमें अपने पास रिएक्टेंट कौन है, A। देखो बेटा, अब अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी कितनी होगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, A, और रेट कांस्टेंट कितना है, K1। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर अपन बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी मिलेगी, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन में अपने पास रिएक्टेंट कौन है, B, और रेट कांस्टेंट कितना है, K-1। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितनी हो गई, K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ओके, तो ये हो गया अपने पास K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की। तो ये मिलेगा अपने को dx/dt इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये कितना है अपने पास, A माइनस एक्स माइनस K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, x। इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जो अपना एम है वो क्या है कि ये जो K-1 है इसको अपने को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस देखो कैसे करेंगे, इसके लिए कंडीशन लेंगे 8 इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 0 एंड x इज इक्वल टू xc। तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है आपकी, 0। मतलब dx/dt इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0, और x की जगह क्या पुट करना है, xc। तो ये मिला अपने को K1 A माइनस xc माइनस K-1 xc इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो K1 A माइनस xc इज इक्वल टू K-1 xc। तो अपना एम क्या था, K-1 की वैल्यू निकालना। तो ये हो गया अपने पास K-1 इज इक्वल टू K1 A माइनस xc अपॉन xe, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर इसको और आगे अगर अपन सॉल्व करें तो देखो कितना मिलेगा, K-1 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को अलग अलग करोगे तो K1A अपॉन xc, K1A अपॉन xc माइनस K1 xc अपॉन xc, तो कितना बचेगा, K1। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये K1 प्लस K-1 इज इक्वल टू K1A अपॉन xe, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है
ये अपन ने इसलिए कैलकुलेट किया इसको कि आगे डेरिवेशन में ये वाली टर्म अपने को मिलेगी, तो इस टर्म की जगह अपने को क्या लिखना है, k1 प्लस k माइनस वन, ठीक है। और ये k माइनस वन की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो k माइनस वन की वैल्यू अपने को कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो ये हो गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1 a माइनस एक्स माइनस k माइनस वन, k माइनस वन की वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो k1 इंटू ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई एक्स, या k माइनस वन की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ठीक है। अब एक्स ई एलसीएम लो, तो एक्स ई एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया ये, k1 एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स माइनस k1 एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ओके। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इनको, इधर क्या चल रहा है, dx बाई डी टी। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा अपने को dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1 एक्स ई है या k1 ए एक्स ई, k1 ए एक्स ई माइनस k1 एक्स एक्स ई, ठीक है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा अपने को माइनस k1 ए एक्स, k1 ए एक्स, ठीक है। और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, तो प्लस k1 एक्स एक्स ई, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा अपन ने इसको, तो ये हो गया k1 ए एक्स ई माइनस k1 एक्स एक्स ई माइनस k1 ए एक्स प्लस k1 एक्स एक्स ई अपॉन एक्स ई, ठीक है। अब इसमें कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाला, ये कैंसिल आउट हो गई। अब क्या बचा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1 ए एक्स ई माइनस k1 ए एक्स अपॉन एक्स ई। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, k1 है, k1 ए कॉमन ले लिया तो कितना बच रहा है, एक्स ई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है जी। अब क्या करें, ये इक्वेशन थर्ड से ये जो वैल्यू है उसके वैल्यू पुट कर दें k1 प्लस k माइनस वन, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू k1 प्लस k माइनस वन, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, एक्स ई माइनस एक्स, ओके। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आगे वही प्रोसेस है कि dt को उधर ले लो और x के टर्म को इधर लेके इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन, ओके। तो देखो अब अपने को x की टर्म को एक साइड में लेना है, तो ये मिलेगा अपने को 1 अपॉन एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k माइनस वन डी टी,
ठीक, अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो टाइम की लिमिट कितनी है 0 to t और x की लिमिट कितनी है 0 to t। ठीक है, जब टाइम आपका 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी 0। जब आपके पास टाइम t है तो t टाइम पर x की वैल्यू कितनी है x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपना, ठीक है। तो ये टर्म कैसी हो गई, देखो x ही जो है अपने पास ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना डिसोसिएशन हो रहा है वो वाली कॉन्सेंट्रेशन है किस पर, इक्विलिब्रियम पर। मतलब ये जो वैल्यू है अपने पास ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब x इज कांस्टेंट। तो अब ये आपके पास जब कांस्टेंट वैल्यू है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ली थी a माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/a-x का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, 1/a-x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस लॉग a माइनस एक्स। 1/x का तो कितना हो गया log x, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ अपने पास log x, इट मीन्स x माइनस एक्स, ठीक है। फिर इसका क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा -1, तो माइनस लॉग x माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट कितनी है 0 to x इज इक्वल टू k1 प्लस k माइनस 1 और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को t, ठीक है जी। लिमिट अप्लाई करो या यहाँ पर कर दो प्लस, प्लस करते ही लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी x टू 0, ठीक है। तो 0 पुट करोगे या इसको ले लो इधर k1 प्लस k माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 0 पुट करते ही कितना मिलेगा अपने को log x माइनस x पुट करो तो कितना मिलेगा log x माइनस x, ठीक है। तो log a माइनस log b की फॉर्म हो गई है, तो ये हो गया अपने पास k1 प्लस k माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू log x अपॉन x माइनस x। अब t कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो गया k1 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/t log x अपॉन x माइनस x, ठीक। अब यहाँ पर बेस कितना है e, तो बेस e को अपने को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 से, तो k1 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log x अपॉन x माइनस x, ये हो गया अपने पास फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं k की जगह वैल्यू पुट कर दें k1 प्लस k माइनस 1। अगर k माइनस 1 की जगह k2 दिया हुआ है तो k1 प्लस k2, और a की जगह क्या, स्मॉल a की जगह क्या पुट करना है x, बस इतना सा याद रख लो तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये सेकंड रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो।